जैसे कि आप लोगों को पढ़ा रहे थे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। और आज हम आपको बताएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन में हमने आपको बताया था अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ये सब पढ़ा दिए थे, ठीक है। यानी कि जितना था उस सभी को हम जो है पढ़ा दिए थे। आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले यहाँ से कि प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होता है ना उसके बारे में। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के जो है ना 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी क्या नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी क्या नियम, 2 नियम होते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अपवर्तन के नियम क्या पढ़ना है, अपवर्तन के नियम में क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। बउआ सीधा बैठो। यहां पर लिखा हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित प्रयोगों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन 2 नियमों के अनुसार होता। प्रयोग के जो प्रयोग हम लोग करते हैं उसके हिसाब से प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम, प्रकाश के अपवर्तन के के 2 नियम निम्नलिखित है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम, अपवर्तन के भी 2 नियम, परावर्तन के भी। चलिए तो पहला आपको याद करना है कि आपतित किरण, कौन सा किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर, और क्या है, और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते। इसमें भी था ना, उसमें भी पढ़ाए थे, जो पहला नियम बताए थे अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो इसमें भी यही बात है, जो प्रकाश के परावर्तन होता है ना उसका जो 2 नियम था उसमें भी, तो इसमें भी थोड़ा सा बस वही नियम है। देख लो कैसे याद करो। पहले क्या बोलोगे, आपतित किरण, कौन सा किरण, कौन सा किरण है, और आपतन बिंदु पर, कौन सा बिंदु पर, अभिलंब, आपतन बिंदु पर कौन, आपतन बिंदु पर। आप देखो क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते, तीनों एक ही समतल में। याद है, इस सब चीज को पढ़ाए थे, याद हुआ। पहले बोलो आपतित किरण, आपतित किरण बोल लिया ना। उसके बाद क्या है, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन बिंदु पर क्या, और अपवर्तित किरण, और तीनों एक ही समतल में होते, तीनों एक ही समतल में। ये प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के। तो पहला नियम आप लोग को याद हो गया, चलो ठीक है, याद हो गया तो छोड़ो। याद हो गया ना जी, क्या क्या याद हो, एक बार आप फिर से रिपीट कर लो। ए लड़का, आपतित किरण क्या है, और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु, अभिलंब आपतन बिंदु पर, और अपवर्तित किरण, और तीनों एक ही समतल में। याद हो गया ना। चलो आगे दूसरा नंबर में, किन्हीं 2 माध्यमों, क्या लिखल है, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी, किन्हीं 2 माध्यमों, पहले बोलो मेरे साथ, बोल बोल के याद करो, अभी बोलो मेरे साथ, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी विशेष, किन्हीं 2 माध्यमों क्या है, और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश के
किसके लिए? प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, वर्ण मतलब रंग, रंग के लिए, किसी विशेष वर्ण के लिए, यानी कि कलर के लिए आपतन कोण की जाया। किसका जाया? आपतन कोण की जाया, ठीक है, साइन, और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, पहले समझिए, याद हुआ कुछ कि नहीं याद हुआ? पहले मेरे साथ याद कीजिएगा। किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, किसी विशेष प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया। किसका जाया? आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता। क्या याद हुआ बताओ? चलो इसको याद कर लीजिएगा घर पर, बड़ा बढ़िया से याद कर लीजिएगा। हम एक दो और समझा देते हैं बढ़िया से, देख लीजिए। पहले किन्हीं दो माध्यमों, क्या लिखल है? किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, और किसी प्रकाश के किसी, फिर आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता। आगे क्या लिखा है? इसे असलेन नियम, इस नियम को असलेन का नियम भी कहा जाता। ये जो दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों में और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, किन्हीं दो माध्यमों में, किसमें? अरे भाई मेरे, किन्हीं दो माध्यमों में और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, किसी, देखो ऐसे याद करो, किन्हीं दो माध्यमों में, दो माध्यमों और न जी, प्रकाश के, बोलो, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, किसी विशेष वर्ण के लिए, ठीक है, के आपतन कोण की जाया, आपतन कोण की जाया, यानी कि साइन, आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया, अपवर्तन कोण की जाया, समझो ना पहले, अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात, का एक नियतांक होता। समझा? और अभी याद करो इसको पहले, ठीक है। इसे जो है, इस नियम को असलेन का नियम कहा जाता है। असनेल का नियम कहा जाता है। इस नियम को असलेन का नियम कहा, ठीक है। आपको कैसे याद करना है? किन्हीं दो माध्यमों, किन्हीं और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, किसी आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है, कांस्टेंट। इस नियम को असलेन का नियम कहा ना वैल्यूबल। चलो हम बता रहे ना, अभी समझो ना। असलेन के नियम के अनुसार याद रखिएगा, देखो आगे क्या लिखा है, इसे असलेन का नियम भी कहा जाता है। यदि आपतन कोण आई हो, आपतन कोण क्या हो?
अपवर्तन कोण क्या हो। तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से, किस नियम से? असलेन के नियम से। असलेन के, अच्छा, तो असलेन के नियम से क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा बराबर एक क्या? कोष्टन। कोष्टन के मतलब हुआ कोई वैल्यूबल, उसका मान जो होगा हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट में रखा जाएगा, नियतांक होगा। ठीक है, यानी कि एक चीज बताते हैं कि असलेन के लास्ट में लिखना पड़ेगा साइन आई बटा साइन बराबर क्या? एक नियतांक। ये किस नियम के अनुसार? असलेन के नियम के। अगर एग्जाम में आता क्वेश्चन कैसे है अब बताते हैं कि ये जो आई हुआ, ये आर जो हुआ, अभी क्या हुआ? अभी जो पूछ रही थी ना, हम बताते हैं। हम अभी क्या लिखवाए थे कि किसी विशेष प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की मतलब जया का मतलब हुआ साइन, मतलब कौन सा कोण का? आपतन कोण। आपतन कोण बताए थे चित्र में कि यहाँ पर ही कोई प्रकाश का किरण यहाँ तिरछे जा रहा है, इसका लंब होता है, इसके बीच में कौन सा कोण बनता? आपतन कोण बनता है, बनता है ना जी। तो वही आपतन कोण की जया ऊपर में हो गया, और अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर हो गया ना। आर का मतलब किसका? अपवर्तन कोण की जया, और बराबर में क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया। मतलब इस दोनों का जब हम मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा? क्वेश्चन निकला। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि असलेन के नियम को लिखे, हो सकता है इस साल दे दे, कोई गारंटी नहीं है। क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे लिखोगे इसका आंसर? इसका आंसर ऐसे लिखना, अगर असलेन के नियम आ जाए क्वेश्चन में कि असलेन के नियम लिखा किसे कहते हैं, या लिखे, एग्जाम में क्या आएगा? असलेन के नियम को, तो आप ऐसे लिख देना, असलेन के नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। बस इतना लिख दो। फिर लिख देना असलेन के नियम के अनुसार, असलेन के नियम के अनुसार, अनुसार क्या लिख देंगे जी? साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा, और ये होता है कांस्टेंट या एक नियतांक, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट, एक नियतांक। क्या होता है? नियतांक। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, यही इतना ही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आ सकता है इससे। क्या क्वेश्चन? इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है? दो क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश की अपवर्तन के जो दो नियम होते हैं उनको लिखो। तो पहला नियम में क्या लिख देंगे? आपतित किरण अपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा में क्या लिखेंगे? किन्हीं दो माध्यमों के प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया प्रवर्तन कोण की जया का एक नियतांक होता है। असलेन के नियम में कैसे लिखेंगे? असलेन के नियम के अनुसार क्या लिखेंगे? किन्हीं दो माध्यमों में, किन्हीं प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए किसी आपतन कोण की जया, आपतन कोण की और अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होता। नीचे में लिख देंगे असलेन के नियम के अनुसार साइन आई बटा साइन आर बराबर में क्या? एक नियतांक। बस हो गया आंसर। इतना ही लिखना है और इतना ही याद करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। आगे आप लोगों को क्या पढ़ना है जो देखिए, आगे आपको लोग को पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। आप लोगों का जो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं ना, तो ये प्रकाश का अपवर्तन के हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है प्रकाश का अपवर्तन का, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। चलिए, पहला है प्रयोगों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से संबंध जो मुख्य तथ्य अब तक हमने जाना है कि वे हैं। पहला, जब प्रकाश का किरण किसी प्रकाश यानी कि विरल माध्यम से, किधर की ओर? अरे भाई पढ़ाए थे, जब प्रकाश का किरण जो होता है
विरल माध्यम से, किस माध्यम से? सघन माध्यम में जाती है। सघन माध्यम में तो वह क्या होती है? अभी याद करवाए थे। आए तो ये पहला है प्रकाश। हमारे दैनिक जीवन में पहला प्रयोग है प्रकाश का अपवर्तन का। पहला प्रयोग क्या है कि जब हम प्रकाश का किरण जो होता है विरल माध्यम से किधर जाता है? सघन माध्यम में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आता है कि जब प्रकाश का किरण जो होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर क्या होता है जी? अभिलंब की ओर। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग लिखें, उपयोगों को लिखें। तो लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में निम्नलिखित उपयोग, ऐसे भी लिख देंगे। और पहला में क्या लिख देंगे? जब प्रकाश का किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से, तो वह अभिलंब की ओर, पहला हो गया। दूसरा में क्या लिखेंगे? जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से, तो वह अभिलंब से क्या होती है? अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर। 2 पॉइंट याद रखना। क्या याद रखना? कि भाई मेरे याद रखना कि अगर विरल से, कहां से? अगर सघन में जाएगा, कहां जाएगा? अगर सघन में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगा। किसकी ओर मुड़ेगा? अभिलंब की ओर। कब मुड़ेगा? बोलो। जब विरल माध्यम से, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर। लेकिन जब सघन माध्यम से किधर जाएगा तो वह अभिलंब से क्या होगा? चलो याद हो जाएगा। दूगो दैनिक उपयोग हो गया ना। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पहले हम बोल देते हैं। तीसरा में जब प्रकाश का किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली, दो माध्यमों को सतह पर लंबवत पड़ती है, बताए थे, तो वह बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधे सीधे निकल जाती है। बिना मुड़े क्या होती है? अरे दो माध्यम, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली किसी सतह पर पड़ती है। कौन पड़ती है? प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण जब दो सतह अलग करने वाली लंबवत पड़ती है, सतह पर पड़ती है, तो वह बिना मुड़े क्या होती है? तो ये 3 गो नियम आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये एग्जाम में आता है और ये मोस्ट VVI है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? आगे पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन से संबंध। इन तथ्यों की सहायता से दैनिक जीवन में दिखाने वाली विभिन्न घटनाओं की व्याख्या हो सकता है। उनमें कुछ निम्नलिखित है। अब क्या है जी? क्रियाकलाप जो है, सुन लीजिए। क्रियाकलाप 5 में क्या दिया हुआ है कि पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना। अगर पानी को, अगर जैसे कि अगर हम पेंसिल को रखते हैं, ठीक है, तो अभी मेरे बात को सुनेंगे कि बात करेंगे तुम? पहले सुन लो, मेरे बात को ध्यान से समझो। क्या कह रहा है जो समझना, कि जब एक छड़ी पानी में तिरछी रखी जाती है, एगो छड़ी को पानी में कहाँ रखते हैं? रखी जाती है, तो वह ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई, ऊपर की ओर क्या दिखाई देती है? जैसा कि चित्र 2.9 में दर्शाया गया, छड़ी के सिर से आती प्रकाश की किरणें सतह पर पानी से हवा में जाती है। पानी से कहां जाती है? इसीलिए अभिलंब से दूर हट जाती है। वो अभिलंब से क्या होती है?
कहां से जाती है? पानी से हवा में जाती है। पानी से कहां जा रही है? मतलब पानी से फिर कहां जा रही है प्रकाश की किरण? हवा में। इसीलिए वह अभिलंब से क्या होती है? जब प्रकाश का किरण जो होगा, अगर क्वेश्चन कोई पूछ देगा कि जब प्रकाश का किरण अगर पानी से हवा में जाती है, पानी से, तो क्या होगा घटना? कौन सी घटना होगी? वह अभिलंब से दूर हो, ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाती है। आंख को ये किरण बिंदु सी से आती हुई प्रतीत होती, आंख को अभी हम बताते हैं। सी डैश बिंदु सी का प्रतिबिंब है। सी डैश जो है ना, उसका क्या है? प्रतिबिंब। पानी में छड़ी के डूबे हुए भाग यानी बीसी है। याद रखना जी, बीसी क्या है? छड़ी डूबी हुई भाग है। किसी भी बिंदु के लिए यह होता है, अतः हमें छड़ी एबीसी जैसी दिखाई, मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। जैसे कि चित्र में देख लो, ये चित्र दिखाई दे रहा है। अभी हमने क्या बोला कि बीसी क्या है? चित्र दिखाई दे रहा है यहां पर जी, ये बीसी है। ये आपका वास्तव में एसी जो है क्या? छड़ी है ना जी। और यहां पर ही देखिएगा तो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? इधर तो चित्र में देवने किया है, ऐसे बनेगा इधर है मुड़ा हुआ। ये देखो अभिलंब से दूर हटल है ना जी, नीचे से जाएगा, सॉरी यहां से जाएगा, ठीक है। फिर यहां से दो क्या होगा? इसमें थोड़ा अल्टर दे दिया, चल रुक जाओ, अल्टर जैसा दे रहा है, मुड़ा हुआ दिखना। यही कारण है कि पानी में पैर लटकाकर बैठने पर हमें अपना पैर मुड़ा हुआ या छोटा दिखाई पड़ता। अब एक चीज बताओ, कभी गंगा जी में तो नहीं, कभी एक जैसे कि बाल्टी और में कभी कोई बच्चा को स्नान करता है, कोई छोटा बच्चा को छत पर ले जाता है गर्मी के मौसम में, तो उसको स्नान जब कराया जाता है तो उसको पैरवा को पहले बाल्टी में डालता है कि नहीं डालता है? नियम के अनुसार अगर चलोगे तो पहले स्नान करने से पहले अपना पैर पर एक लोटा पानी उझलो, खासकर ठंडा के मौसम में। क्या है कि अगर एक बार एक ऊपर से डालोगे ना तो कभी कभी दिक्कत हो सकता है, ऐसे नहीं डालना चाहिए। पैर पर पहले पानी डालो ना, उसके बाद ऊपर डालोगे ना। अच्छा गंगा जी में जाता है तो पहले तो खूब ठंडा लगता है, लेकिन जब एक डुबकी लगा लेता है तो क्या होता है? फिर तो गया। खैर, तो देखिएगा अगर आप पानी में पैर को रखते हैं ना तो आपको पानी हल्का क्या दिखाई देता है? पानी में लटका हुआ पैर बैठने पर अपना पैर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? रखता है सीधा, लेकिन रहता है। ये सब घटना होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो पानी में रखा हुआ छड़ी जो होता है ना, कुछ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण। छोटा भी दिखाई दे पड़ता है, छोटा भी किसके कारण दिखाई पड़ता है? हाँ, अगर क्वेश्चन आता क्या कि पानी में रखा हुआ छड़ी जो है मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के। चलो अगला खंड, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम प्रतीत होना। पानी से भरी बाल्टी की गहराई, पानी में ऐसे देखोगे ना, बड़का टंकिया छत पर जाके देख लेना, हाँ तो लगेगा कि तनी मनी पानी है, लेकिन में डुबकी मारेगा तब पता चलेगा कि तनी मनी पानी है। तो ये सब का कहानी किसके कारण होता है? अब वाटर पार्क में जाएगा, वाटर पार्क में गया कभी? तो वाटर, खैर छोड़ो, तो नहीं गया तो छोड़ो। क्रियाकलाप 6 में पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना। पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर, नीचे वाला भाग रे पगली, पर एक बिंदु से ओ से आती किरणें पानी की सतह पर, चूंकि पानी से हवा में आती है इसीलिए अभिलंब से दूर हटकर आंखों तक पहुंचती। ये किरणें बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती। अरे इसमें समझा देते हैं, समझो। एक बाल्टी पानी रहता है, उस पानी को जब देखोगे गौर से तो उसको कम प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्यों? इसका कारण समझ लो पहले। क्योंकि उसमें जो होती है
हवा से, जैसे कि सॉरी, प्रकाश का किरण पानी में जाता है और पानी से फिर टकराने के बाद फिर कहाँ आती है, हवा की ओर आती है, उसके बाद हमारी आंखों तक आती है ना। तो इसी कारण जो होता है आपका पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का तिरछा मुड़ा अभिलंब से वो दूर हट जाता है ना, इसी कारण। अरे कोई बाल्टी में देखो ना, यह चित्र में दिखाया गया है, देखो यहाँ पर चित्र में देखो, ये तुम्हारा आँख है, यह देखो यह तुम्हारा क्या है, आँख है ना, ये पानी है, इस में क्या भरा हुआ है, ये पेंदी है नीचे वाला के, देख लो नीचे वाला को पेंदी कहते हैं। यदि पानी से भरे किसी बर्तन में कोई वस्तु जैसे कि सिक्का पड़ी हो, क्या पड़ी हो, वह थोड़ी ऊपर उठी हुई प्रतीत होता। अगर एक बाल्टी पानी है, कभी कभी एगो रिंग वाला खेल देखा है जो ऐसे करके फेंकता है, अरे एगो पानी वाला आता है कि एगो गिलास रहता है, एक बाल्टी पानी लो, एगो गिलास लो, उसमें गिलासवा को डाल देते हैं, ठीक है, और बाद कहता है कि इसमें डालना है, अगर डाला गया तो पैसा तुम्हारा हो जाएगा। अरे जब दुर्गा पूजा रहता है, मेला आता है ना, तो उसमें कोई कोई लगाता है ऐसा काम, उसमें डाल दो तुम्हारा होता है, तो पैसा देखना इधर उधर मुड़ जाता है, कभी कभी नहीं जाता है तो तुम्हारा नहीं होता, अगर चल गया तो तुम्हारा पैसा हो गया। तो देखना अगर उसमें अगर सिक्का डालेगा ना तो सिक्का हल्का मोटा दिखाई देगा और ऊपर उठा हुआ, लेकिन ऊपर उठा हुआ रहता नहीं है, लेकिन हल्का क्या दिखाई देगा हमको, उठा हुआ। ये सब किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, चलो आगे देखो, आगे आ गया है प्रिज्म। आज जो है प्रिज्म के बारे में जानिए। किसके बारे में, देखो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, और देखो यहां पर लिखा है कि प्रकाश का आवागमन इसके जिन दो फलकों तथा से होता है उन्हें अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तक है, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये दोनों पृष्ठ जिस सरल रेखा पर मिलते हैं उसे प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के बीच प्रिज्म का अपवर्तक कोण होता है। प्रिज्म का कोण ये देख लो, ये सब छोड़ो हम बताते अपना भाषा में, किताब में जो देवल है ऐसे देखो कै गो सतह से प्रिज्म घिरे हुए, तो 5 सतह से घिरी आकृति जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। लेकिन वो पारदर्शक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है। अरे जिससे प्रकाश पार कर जाए। चलो समझ लो, प्रिज्म से, प्रिज्म के बारे में समझ लो। प्रिज्म का जो है चित्र किस टाइप का होता है बताओ, ऐसे होता है, देखो एगो इधर प्रिज्म ऐसा होता है, पहले एक लाइन इससे ऊपर से कैसे, ये 3 गो सतह हो गया, एक सतह यहां से ऊपर की ओर और एक सतह ये जो बन गया ऐसे ले लो, यहां से ऐसे ले लो, यहां ले लो, ठीक है। ये मान के चलो ना, क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा क्या है, प्रिज्म 5 सतह से घिरी आकृति क्या होती है जी, यहाँ पर देख लो, इसका नाम और दे लेना, ये क्या चीज है, प्रिज्म, ठीक है। आगे देख लो, आगे क्या पढ़ना है प्रिज्म का मुख्य अक्ष काट कहते हैं, ये सब दिया हुआ है, अपना पढ़ लेना खुद। चलिए आगे पढ़ना है लेंस के बारे में। मेन यहां से आया है, आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है लेंस के बारे में, ठीक है। प्रिज्म और खुद के बाद पढ़ाएंगे उसको बढ़िया से। पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है। अच्छा लेंस किसको कहते हैं, अच्छा भीतरी भाग को लेंस कहते हैं।
करिकवा को। अच्छा, जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता, देखो लेंस, अभी देख लो, रातें एक लड़का हमको मिला, उसको थोड़ा विकलांग है, दुर्गा माँ के मंदिर में जो गीत गाता है ना, राजेश नाम है उसका भी। अब वो लड़का चश्मा लगे ले था, अरे हम कहले कौन चश्मा लगे ले, तो बोलता कि हमको लेके बता कि उत्तल लेंस हो कि अवतल लेंस हो। तो बोला, तो वो बोला कि देखो पहले सुन लो मेरा बात, सुन लो ना। वो बोला कि देख, अच्छा तुम ही बताओ, हमसे क्वेश्चन कर दिया कि निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है लेकिन दूर की वस्तु हमरा दिखाई ना दे रहा है, तो कौन सा लेंस हो तू बता। हम कहे रे बुढ़वा कहीं कहीं तो अवतल लेंस हो गया, काहे कि निकट दृष्टि दोष हो गया। निकट के मतलब हुआ निकट की वस्तु दिखाई देगा, अवतल निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। खैर चलो, लेंस क्या होता है तो एक बार याद रखिएगा, पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा है। लेंस वास्तव में क्या है तो एक पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा है जिससे प्रकाश मतलब कि पारदर्शक हो, ठीक है। तो लेंस अगर आपसे कोई पूछेगा कि लेंस क्या है, तो लेंस जो है पारदर्शक पदार्थ का क्या है, वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा रहता, वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से क्या होता है। साधारणतः सुनिए, लेंस की दोनों सतह गोलीय या दोनों में से एक गोलीय और दूसरी समतल होती, एक गोलीय होता है तो एक क्या होती है, समतल होती है। एक क्या होती है, कुछ लेंस की सतह बेलनाकार भी होती है, कुछ लेंस क्या होती है जी। ऐसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, लेंस कितने प्रकार के, अगर आपसे कोई पूछेगा लेंस कितने प्रकार के, तो लेंस याद रखिएगा, छुट्टी दी अभी, तो लेंस जो है दो प्रकार के होते। लेंस कितने प्रकार के, पहला कौन सा लेंस, ठीक है, और दूसरा कौन सा लेंस। तो अगर कोई पूछेगा कि लेंस कितने प्रकार के, कौन कौन लेंस, उत्तल लेंस और, तो कल इसको बताएंगे कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है, अवतल लेंस का उपयोग, ठीक है। पहले लेकिन इसको पढ़ाने से पहले आप लोग घर पर किताब पढ़ के आइए।